Hello everyone. Today we are going to talk about the work done by torque. From the chapter work power energy we already know that कि जब किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है एंड दैट फोर्स इज सफिशिएंट टू ओवरकम द फ्रिक्शन तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है. इट कवर्स some distance or undergoes some displacement. The product of force and displacement is defined as work, right? If I suppose that the force and displacement are in same direction, I do not need cos theta vector. Right? The thing is कि जब किसी चीज के ऊपर लीनियर फोर्स लगती है and it moves in a straight line, the work is given by W is equal to Fs. What happens when torque acts on an object and it goes angular displacement? तो टॉर्क के केस में वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा? जैसे फोर्स के केस में W is equal to Fs होता है. टुडे वी आर गोइंग टू डेवलप अ रिलेशन विच वर्क्स फॉर द टॉर्क. वैसे यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए. फोर्स की बजाय क्या आ जाएगा? टॉर्क. और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या आ जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो सर्टेन काइंड ऑफ सेम सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू डिराइव हियर. क्या सपोज कर लेते हैं, जैसे देखो, कंसिडर अ बॉडी अंडरगोज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कंसिडर अ बॉडी अंडरगोज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा on the application of torque. So we imagine कि ये O पॉइंट फिक्स है, बॉडी यहां पे थी, the force was being applied at point A. तो जब एक पॉइंट फिक्स हो, एक पॉइंट पे तुम कोई फोर्स लगा रहे हो, what is going to happen? The body will set itself in a rotational motion, just like that, घड़ी की सुइयों की तरह. तो after some time, let's say it reaches from A to point B. Now, at point B, the direction of force will be this: tangential force, as we defined earlier. Tangential force होगी, ठीक है. और एंगल कितना सबटेंड किया यहाँ पे, और आर्क कितनी सबटेंड की? AB. अब AB जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी है? लेट्स से डेल्टा S, और यहाँ पे रेडियस कितना है? सो दिस इज द सिचुएशन. अब वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं हम? बॉडी को A से B तक लेके जाने के लिए कोई तो काम किया ना तुमने. लेट्स से दैट वाज डेल्टा W मतलब थोड़ा सा वर्क. दैट इज गिवन बाय जितनी तुमने फोर्स लगाई और जितनी तुमने डिस्प्लेसमेंट की. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क. वी नो दैट एंगल किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस इन केस ऑफ सर्कुलर और रोटेशनल मोशन. पढ़ा है हमने ये बिल्कुल स्टार्टिंग में. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल कितना सबटेंड हो रहा है यहाँ पे? आर्क कितनी सबटेंड हो रही है? एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेडियस? तो डेल्टा S की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? आर डेल्टा थीटा, आर इनटू डेल्टा थीटा, रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में. यू मे कॉल इट इक्वेशन 1.
तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, साथ में आ गया आर डेल्टा थीटा. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस? इफ द फोर्स इज टेंजेंशियल, एंगल 90 डिग्री है. टॉर्क होता है राइट. तो यहां से क्या पता चलता है कि वर्क किसके बराबर होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सिंपल. अच्छा, इसमें एक चीज थी, तुमने लिखा था ना कि सपोज द बॉडी अंडरगोज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा थीटा अंडर द एप्लीकेशन ऑफ, वहां पे कांस्टेंट टॉर्क लिख लेना. और साथ में एक स्पेशल केस इंक्लूड कर लेना कि अगर टॉर्क क्या है, वेरिएबल है. अरे टॉर्क पूरे मोशन के लिए वेरिएबल होगा, कोई छोटे से हिस्से के लिए तो कांस्टेंट होगा. वो छोटा सा हिस्सा कितना भी एंगल हो सकता है. तो ऐसे मैं छोटे छोटे टुकड़े बना लूंगा पूरे पाथ के. एक पर्टिकुलर टुकड़े में तो जितनी वैल्यू है टॉर्क की उतनी है. सपोज यहां से यहां तक आने के लिए टॉर्क की वैल्यू 10 न्यूटन मीटर थी, यहाँ के बाद 12 होगी. 12 कुछ इंटरवल में तो रही होगी ना, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में तो वैल्यू कांस्टेंट ही चल रही है. तो ऐसे काफी सारे इंटरवल बना लूंगा, सब में वो कैलकुलेट कर लूंगा. इस तरीके से लास्ट में सबको क्या करूंगा, सम अप करूंगा. अब वो टुकड़े कितने बन सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है. तो उस केस में आपका जो वर्क होगा वो इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन. किसी को ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ डेल्टास थे यहाँ डीज आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डेल्टा और डी का काम सेम ही होता है. क्या डिनोट करना, चेंज को डिनोट करना. ठीक है. तो अगर टॉर्क वेरिएबल है तो बात समझ लेना कि वहां पे हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है. और इंटीग्रेशन यहाँ किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, एंगल की. तो लिमिट्स भी किसकी आएंगी, एंगल की. सम डिग्री टू सम डिग्री, सम रेडियंस टू अदर रेडियंस. ओके. जरूरत कहीं पड़ेगी तो देख लेंगे इसको. चलो, अब अगर टॉर्क की एप्लीकेशन पे वर्क हो सकता है, उसका मतलब पावर डिलीवर्ड भी आएगी. जैसे फोर्स लगने से हम पावर डिलीवर करते हैं किसी चीज के ऊपर. जब फोर्स लगाते हैं, व्हाट डू वी डिलीवर फोर्स, बिकॉज वी परफॉर्म वर्क इन अ सर्टेन टाइम, एंड वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर. तो एक चीज और यहां पे जो इंक्लूड कर लेनी है, अगला हेडिंग है ये, पावर डिलीवर्ड बाय अ टॉर्क. Power delivered by a torque, right? हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है. लेट्स से कि थोड़े से टाइम डेल्टा टी में थोड़ा सा वर्क हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू. अब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो. ये चीज आ जाएगी. कैन वी राइट इट लाइक दिस, व्हाट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी. क्या होता है, so the power comes out to tau omega. बिल्कुल वैसे ही जैसे लीनियर मोशन के केस में हमारे पास पावर का ये फॉर्मूला होता था, याद आ गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी. ये हमने किया हुआ ना इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला वर्क पावर एनर्जी में. तो जैसे इन केस ऑफ लीनियर मोशन जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. In case of rotational motion, it is given by the product of torque and angular velocity. जैसे वहां पे force into linear velocity था, यहाँ पे torque into angular velocity. Understood?
तो अगर इसके रिलेटेड हमें कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा, वी मस्ट बी एबल टू डू इट। चलिए, अब जिस तरह से कोई बॉडी जब स्ट्रेट लाइन मोशन में चलती है तो उसके अंदर कितना मोशन भरा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी is known as linear momentum of that body, right? And the linear momentum is always given by the product of mass and velocity, p is equal to m into v। पढ़ा है हमने ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ दिया पहले। अभी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं है, पंखे की एग्जांपल लेते हैं, रोटेशनल मोशन में है। तो रोटेशनल मोशन के केस में बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम का मूवमेंट होगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। उसी तरह मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनो क्या बताया मैंने। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, इट इज हैविंग मास, इट इज हैविंग वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम ऑफ द बॉडी मीन्स द अमाउंट ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ, कितनी मात्रा में उसके अंदर मोशन समाया हुआ है, भरा हुआ है। Whenever you go on your bike on a road, तो बाइक और तुम्हारा मिला के जो मास बनता है, you are having mass, right? चाहे आप अलग अलग हो, पर जब आप बाइक के ऊपर बैठे हो, you act as a single body, you and bike। उसका कोई मास है और आप किसी स्पीड से जा रहे हो, तो आप अपने मास को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, इंक्लूडिंग बाइक्स मास, ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगा, आपका अमाउंट ऑफ मोशन, कि आपके अंदर कितना मोशन भरा हुआ है। जितना ज्यादा मोशन भरा होगा, भगवान ना करे आगे जाके कोई कोलिजन होती है, तो उतना ही ज्यादा मोमेंटम आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। जितना स्लो होगे, जितना हल्के होगे, उतना मोमेंटम कम होगा। तो आगे जाके अगर कोई कोलिजन होती है तो उतना कम मोमेंटम ट्रांसफर करोगे। यही होता है, दैट इज व्हाई वी से डू नॉट ओवर स्पीड, क्योंकि जब बहुत तेज चलाओगे तो मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इफ यू हैव ग्रेटर मोमेंटम, आपकी कोलिजन होगी तो आप बहुत ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर कर पाओगे, जिससे नुकसान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट्स, इस तरह से, राइट। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टॉर्क को कैसे डिफाइन किया था, मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स या सिंपली फोर्स। तो उस तरह से अब हम डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम और उसके वेरियस पार्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसको अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में और यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एंगुलर मोमेंटम एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हेल्प करती है आपको प्लैनेटरी मोशंस को स्टडी करने के लिए। कैपलर के लॉज पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में हमने, कैपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। कैपलर सेकंड लॉ जो है उसकी एक्सप्लेनेशन एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। सो विल डू दैट। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंगुलर मोमेंटम। सिंबल क्या होता है इसका, एल, राइट। the moment of linear momentum, मोमेंट वर्ड अलग है, मोमेंटम वर्ड अलग है। मोमेंटम तो एक क्वांटिटी है, मोमेंट का मतलब रोटेशन से। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी rotating about an axis, axis is called angular momentum। ये तो हो गई क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम की, कि क्वालिटी क्या है उसके पीछे, कैसे समझें, एक आम इंसान को कैसे समझाएं। अब बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको तो मेजर भी करना है, न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो अगली लाइन में लिखते हैं इट इज गिवन बाय द, कैसे देते हैं इसको, किस तरह से इसकी मेजरमेंट करते हैं। इट इज गिवन बाय द, या फिर कई किताबों में लिखा होता है इट इज मेजर्ड बाय द, एक ही बात है।
It is given by the cross product of radius vector and linear momentum. मतलब वही है कि कोई बॉडी रोटेशन में है, ठीक है, तो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन उसके पास एक वेलोसिटी होगी जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो उसके पास टेंजेंशियल मोमेंटम भी होगा, वही लीनियर मोमेंटम हो गया अपना। जैसे इस पंखे के एक विंग के साथ ये स्ट्रेट लाइन चॉक होल्डर है, इसको चिपका दूं तो अभी अगर ये इस फिन के साथ है तो अभी किधर को इशारा कर रहा है, उधर को। जैसे जैसे ये घूमेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ये इशारा करता जाएगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इसके पास कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। उस लीनियर मोमेंटम को अगर आप लेंथ ऑफ द विंग जो कि रेडियस का काम कर रहा है यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो पंखे का क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में वही कुछ फैक्ट्स बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी है, बोलो भाई। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तो कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय, वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐसी कॉमा डाल के लिख लेना, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल और मैक्सवेल कॉर्क या मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। यानी कि यहां पे भी वही है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, सपोज आर और पी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, अगर आर को पी के साथ क्रॉस करो तो बाहर को, ठीक है, और अगर आर पहले है पी बाद में है तो उसको क्रॉस करो तो अंदर को। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो पॉजिटिव लिया जाता है एंगुलर मोमेंटम को, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो नेगेटिव लिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जो एंगल है साइन थीटा का, थीटा है, तो क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या आएगा, क्लॉकवाइज एंगल्स क्या होते हैं तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या आएगा, राइट। चलिए दूसरा फैक्ट इसके बारे में, कैन यू टेल द एसआई यूनिट, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, बना के देख लो। रेडियस की क्या हो गई मीटर, मोमेंटम की क्या होती है केजी मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद कर लो, P इक्वल टू mv होता है, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी होती है, मीटर इसकी होती है, तो क्या बन गया अल्टीमेटली पर सेकंड, और सीजीएस क्या बनेगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला तो लास्ट टाइम ये टेस्ट में डाला हुआ था मैंने, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose dimensional formula is ml2t-1, तो वो कौन सी क्वांटिटी है, किसी और चीज का भी होता है एंगुलर मोमेंटम के अलावा, सोचो एंगुलर मोमेंटम के अलावा भी ml2t-1 किसी चीज की डायमेंशंस होती हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी गुड। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं अपॉन फ्रीक्वेंसी की t-1, एक काटा तो क्या बचा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर होती है, नो, उनकी डायमेंशन सेम है। ऐसे तो टॉर्क और वर्क की भी है, टॉर्क की भी ml2t-2 है, वर्क की भी ml2t-2 है, तो टॉर्क और वर्क बराबर थोड़ी हो गई, बेसिक डिफरेंस है दोनों में, एक तो फोर्स इनटू रेडियस वेक्टर होता है, दूसरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। याद रहेगा, अभी ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आता है।
thereafter I guess we not to tell anything else about angular momentum. आगे चलते हैं. ये तो एंगुलर मोमेंटम एक सिंगल बॉडी के लिए डिस्कस किया. अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता तो सेम एक्सप्रेशन आना था जैसे टॉर्क का आया था. मेक द हेडिंग एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. क्या सपोज करेंगे? कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स. मान लेते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल्स का एक सिस्टम है. कंसीडर योरसेल्फ एज द पार्टिकल्स. जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है n पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ईच वन ऑफ यू इज अ पार्टिकल. लेट्स से यू आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस कैमरा स्टैंड. तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया कैमरा स्टैंड. तो इसका डिस्टेंस पहले स्टूडेंट का r1 है, दूसरे का r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9 इस तरह से. ठीक है, सबका रेडियस वेक्टर है. राइट, तुम सबके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सब अपने टेंजेंट के अलोंग कोई ना कोई वेलोसिटी रखेंगे. v1, v2, v3, v4 एंड सो ऑन. तो सबका एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा. p1, p2, p3 एंड सो ऑन. सबका रेडियस वेक्टर है अपना अपना. तो पहले पार्टिकल के रेडियस वेक्टर को उसके मोमेंटम वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम. फिर इसी तरह दूसरे पार्टिकल का, तीसरे का एंड लास्ट वाले का. फिर सबके लीनियर मोमेंट, सबके एंगुलर मोमेंटम्स को क्या कर दूंगा? सम अप कर देंगे. तो लास्ट पे टोटल सिस्टम का आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम. लेट्स से किस तरह का आता है. कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स r1, r2 and so on, rn. right? देन उसके बाद लेट्स से इनका लीनियर मोमेंटम कितना है ईच पार्टिकल का? p1 and the linear momentum is p1 vector, p2 vector and so on, pn vector respectively. now सबके एंगुलर मोमेंटम्स लिखते हैं. तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? r1 क्रॉस p1. राइट. सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? अल्टीमेटली हम सबको क्या करेंगे? लास्ट वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा ये. अल्टीमेटली सबको ऐड करना है. सो समिंग अप इधर बन जाएगा L1 प्लस L2 प्लस सो Ln. और इस तरफ R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2 एंड सो ऑन. लास्ट पे बनेगा Rn क्रॉस P. इस तरह से. अब लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो. सिंगल टर्म है L1, L2, L3 सबके सबस्क्रिप्ट्स हैं. तो अगर इसको सम अप करके लिखना हो 10th क्लास का वो समेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके तो क्या लिखोगे? समेशन Li where I goes from 1 to 100. राइट. उसी तरह से इस तरफ क्या आ जाएगा? लुक एट द फर्स्ट ब्रैकेट. दोनों के सबस्क्रिप्ट सेम है 1 1. अगले के 2 2. उससे अगले ब्रैकेट के क्या होंगे? 3 3 एंड सो ऑन. लास्ट वाले के n n. तो इनको भी सम अप करना मुश्किल नहीं होगा. यहाँ पे वी कैन से Ri क्रॉस Pi. फिर I goes from 1 to n. ठीक है. यही अपना क्या हो जाएगा? ये सारे का सारा टोटल एंगुलर मोमेंटम. सो L वेक्टर, इधर भी वेक्टर था ध्यान रखना, यहाँ वेक्टर था L के ऊपर. L वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा Li इज इक्वल टू सिग्मा Ri क्रॉस P. तो हमने देखा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी कोई अलग बात नहीं है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी
इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम्स का सम करके ही टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है। डोंट फॉरगेट टू पुट द वेक्टर, ध्यान से लिखना थोड़ा। सो वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज नो मोर डिफरेंट, इट इज सेम, राइट। अच्छा, फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जिसमें मोशन इन अ 2D प्लेन और 3D स्पेस में डिस्क्राइब किया हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है उसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। तो अगली डेरिवेशन होगी अपनी एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एंगुलर मोमेंटम in terms of rectangular components। लेट्स से कि जो L वेक्टर है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और 3D स्पेस में कर रहे हैं, ठीक है। 3D स्पेस में मतलब i j k तीनों होंगे, ठीक है। तो L वेक्टर क्या है, Lx i कैप, Ly Lz, एंड इन द सेम वे R वेक्टर क्या है, x i कैप, y। भाई जरा यहाँ पे ना हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी रख लेना, तुम्हें ये नहीं पता चलता कि x, y और z यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है। इनका काम सिर्फ ये बताना है Lx का मतलब है एंगुलर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, Ly लिखने का मतलब है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इन y डायरेक्शन, और z का और i के क्या इनकी प्रॉपर डायरेक्शंस बताती है, ठीक है। क्योंकि इधर वेक्टर है ना, ए वेक्टर कैन ऑलवेज बी इक्वल टू वेक्टर। तो Lx क्या है, स्केलर, i कैप इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन, Ly क्या है, कंपोनेंट, j कैप इसकी क्या बता रहा है। तो वेक्टर के बराबर वेक्टर रखने के लिए i j k कैप लिखने पड़ेंगे अपने को। वो मिक्स कर देते हो तुम, ना तो ये पता चलता है ये चल रहा होता है कई बार तो, या ये चल रहा होता है। i कैप x के साथ थोड़ी है, i कैप Lx के साथ है। तो बेसिक गलती लिखने में, फिर बाद में खुद में नहीं समझ में आता कि कहाँ पे कंपोनेंट्स हैं कहाँ पे क्या है। तो कीप योर हैंड राइटिंग प्रॉपर। जो मोमेंटम वेक्टर है px i कैप, py j कैप, pz k कैप, ठीक है। अब हमें पता है कि L वेक्टर दरअसल होता क्या है, R वेक्टर क्रॉस। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देते हैं, डिटर्मिनेंट बना के बना लिया। सबसे पहले किसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, R कैप के, कौन कौन से हैं, x y z। फिर किसके साथ क्रॉस करना है, p के साथ, तो उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं px py pz। करो क्रॉस प्रोडक्ट, i कैप के कोएफिशिएंट लिखवाओ क्या है, बोलो शिवम। इसमें राइटिंग सबसे ज्यादा काम खराब करेगी। अगर सब्सक्रिप्ट ध्यान से ना लिखे और साथ में लिख गए तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट मोमेंटम का है और क्या साथ में कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे y के साथ मोमेंटम का z कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। राइटिंग अगेन, j कैप इसका बोलू प्लस k कैप अच्छा, इधर L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Lx i कैप, Ly j कैप, Lz k कैप। अब ध्यान से जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सभी किस चीज में है, प्लस में है, लेकिन यहाँ पे जो मिडल वाली टर्म है वो किस में है। तो इस माइनस को अगर अंदर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाली टर्म पॉजिटिव की हो जाएगी और ये वाली टर्म, तो इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ चलेगा यहाँ पे काम।
वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप प्लस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप। अब क्या करो, दोनों तरफ आई कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, दोनों तरफ जे कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो और दोनों तरफ के कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो। आई कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड पे कौन है, बोलो, एलएक्स, और राइट साइड पे कौन है आई कैप का कोएफिशिएंट, लो जी एक्स कंपोनेंट आ गया एंगुलर मोमेंटम का। जे कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर करो, और z कंपोनेंट तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम को किस टर्म्स में लिख दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म। सिंपल था। जैसे जैसे टॉर्क में डेवलपमेंट करते गए चीजों की, वैसे ही यहाँ पे डेवलप करनी है। सर वो माइनस कितने ले गए? उस माइनस को हम अंदर ले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये टर्म आगे आ गई और ये टर्म पीछे चली। ठीक है, याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ y और z है, और अगर यहाँ y और z है तो यहाँ पे z और y है। तो आगे आगे बढ़ते जाना, x से y, y से z, z से वापस कौन सा x। ठीक है, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने वाली, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज उससे ग्रेविटेशन के अंदर कैपलर लॉ को एक्सप्लेन करने में भी मदद मिलेगी। कितने लॉ दिए थे कैपलर ने प्लैनेटरी मोशन के, 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। ठीक है, दूसरा लॉ क्या था, इसको लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चाहे डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग हो, पर सन के साथ वो जो एरिया स्वीप करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हुए, वो हर बार क्या है, एक जितना स्वीप करेंगे। तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम फॉर ए गिवन प्लैनेट व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये केपलर सेकंड लॉ की डेफिनेशन है, दोबारा पढ़ सकते हो तुम जाके बुक्स में से, इवन 9th क्लास की भी बुक उठा सकते हो। ए प्लैनेट स्वीप्स आउट एन इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। इसको +1 की लैंग्वेज में मैं मोल्ड कर दूं तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम को एरियल वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैं केपलर सेकंड लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ इज कांस्टेंट। एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम क्या होता है? एरियल वेलोसिटी। तो केपलर सेकंड, ये जो केपलर सेकंड लॉ है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम अगर हम एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अंडरस्टैंड कर लें। कौन सा मीनिंग करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसके लिए एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, इसको समझ रहे हो? y एक्सिस तो इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, z एक्सिस भी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। ये x एक्सिस किधर को है? ऐसे बाहर को है तुम्हारी तरफ, लेकिन दिखा नहीं सकता तो उसको टेढ़ा दिखा, पर एक्चुअली ये कैसे आ रहा है? ऐसे बाहर को। You can assume that corner of the room as origin. तो
अगर उस कॉर्नर को एज एन ओरिजिन अज्यूम कर लेते हो तो इस तरफ y एक्सिस है, इस तरफ x एक्सिस है और ये क्या जा रहा है ऊपर z एक्सिस। तो वो ओरिजिन है। सपोज करो पहले मैं यहाँ पे था, इस पोजीशन पे खड़ा था, लेट दिस पोजीशन बी P, तो OP वेक्टर मेरा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये R वेक्टर नाम रख दिया मैंने। अब मैं इस Z एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा था। सपोज करो इधर और इधर दीवार नहीं थी, ये Z एक्सिस था, तो मैं इसके अबाउट R रेडियस के साथ चक्कर लगा रहा था। कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, या कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ, v टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ। मास कितना था मेरा m। सो आई वाज हियर आफ्टर सर्टेन टाइम, कितना डेल्टा डी टाइम, मैं थोड़ा आगे आ गया, तो ये मेरी नई पोजीशन हो गई OP डैश, तो ये नया पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। और वो P से P डैश तक जो मैं सीधा चल के आया एक कदम आगे, वो मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ रहे हो इस बात को? लेट्स से दिस वाज R वेक्टर, लेट्स से दिस इज डेल्टा R वेक्टर, जितना मैंने डिस्प्लेस किया, जितना ओरिजिनली पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, R वेक्टर, जितना मैं डिस्प्लेस कर गया वो क्या है, डेल्टा R वेक्टर। तो OP डैश कितना होगा बताओगे, ट्रायंगल लॉ लगा के? व्हाट इज गोइंग टू बी OP डैश? ट्रायंगल लॉ लगाओ, लगाओ लगाओ। क्या सोचने लगे? ये हो गया, यहां पे था ऑलरेडी, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आगे चला गया, दिस इज डेल्टा R वेक्टर। तो ये एक नई पोजीशन पे आ गया मैं, दैट इज P डैश। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP डैश? देखते हैं मोशन इन अ प्लेन कितना आता है। OP साइड ऑफ द ट्रायंगल कितनी है, R वेक्टर। PP डैश कितनी है, हाँ तो बता दो OP डैश क्या होगी, बोलो बोलो। R वेक्टर प्लस, अरे तुम्हें कैसे पता चला, ये क्या लगाया, ट्रायंगल लॉ लगाया ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है वो, इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बाय टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the third side of the triangle gives the resultant of first two vectors। तो यहाँ पे OP एक वेक्टर है, ट्राइंगल की एक साइड है, PP डैश दूसरी साइड है। OP और PP लाइक वेक्टर्स हैं क्योंकि OP का हेड PP की टेल के साथ टच में है। तो तीसरी साइड ऑफ कोर्स इन दोनों का क्या होगी, सम होगी। इन दोनों का सम क्या बनेगा, R प्लस डेल्टा। अब मैं ना इंटरेस्टेड हूं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने में, कैसे निकाल, चलो नहीं दिमाग में आ रहा, एक काम करूं, ये PP डैश को इसके पैरेलली शिफ्ट कर दूं। कैसे शिफ्ट करूं कि जो PP डैश की टेल है जो कि पहले P पे थी, अब वो किस पे आ जाए, O पे आ जाए। तो क्या बनेगा ये, तो इस तरह बनेगा। अब क्या करूं, OP को इसके पैरेलली शिफ्ट कर दूं ताकि इसका हेड P डैश पे आ जाए। कर सकते हैं, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली टू इटसेल्फ। तो ये क्या बन गई, एक लेट मी कॉल इट R, क्या बन गई है, OP P डैश R क्या बन गई, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एरिया निकालना आता है, कैसे निकालते थे, उसकी दो एडजेसेंट, नहीं वेक्टर अलजेब्रा में पूछ रहा हूं मैं, वेक्टर में चल रहा है सारा काम। ये उसकी दो एडजेसेंट साइड, अगर ये डेल्टा R है तो ये भी डेल्टा R होगा, मानते हो, ये डेल्टा R है तो ये भी क्या होगा, अगर ये R है तो ये भी क्या होगा। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन टू मी एंड टू यू आल्सो। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बताएगा, बताओ भाई, तुमने पढ़ा वेक्टर अलजेब्रा, किसके बराबर होगा,
कैसे देते थे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते थे? जो एडजेसेंट साइड्स होती थी उनको जो वेक्टर रिप्रेजेंट करते थे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस के बराबर। भूल रहे हो मोशन इन अ प्लेन? तुम मोशन इन अ प्लेन में जब क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन की थी तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया था? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स which are represented by the two adjacent sides of a parallelogram gives the area of the parallelogram. अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को दिखाते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस निकाल लेने से उस पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ये सीखा था हमने। तो यहां पे मैं वही तो पूछ रहा हूं, मुझे एक्चुअली ओपीपी डैश ट्रायंगल का चाहिए था, ट्रायंगल का निकाल नहीं सकता तो मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम का निकाल सकता हूं कैसे? आर वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर के साथ क्रॉस करवा के, क्रॉस करवाऊंगा तो आई जे के कैप की फॉर्म में रिजल्ट आएगा, उसका मॉडुलस ले लूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एरिया की। चलो मैं एरिया नहीं, एरिया वेक्टर ही रखना चाहता हूं तो मैं मॉडुलस ना लूं। यहां पे अगर मैं एरिया निकालना चाहता होता तो मैं क्या कर लेता? ए और बी की क्रॉस करवा के उसका क्या ले लेता? मॉडुलस। पर मैं एरिया वेक्टर निकालना चाहता हूं तो बस मॉडुलस ना लूं और तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? तो मैंने वो यही किया, वही किया यहां पे। पर क्या मुझे पूरी पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए था? नहीं, मुझे तो ट्रायंगल का चाहिए था। कौन सी ट्रायंगल थी? तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया है और ट्रायंगल का निकालना विच इज जस्ट द हाफ पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम तो क्या करोगे? इधर हाफ कर दोगे and this is going to give you the area. Let's say this is very small area, so I represent it with delta A vector. Delta just denotes के small area, half. तो अल्टीमेटली मेरे पास ये इक्वेशन है, एग्री? यहां पे A stands for the area, किस पोर्शन का? इस शेडेड पोर्शन का, ये वाले शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज डेल्टा आर वेक्टर? डेल्टा आर वेक्टर क्या है? अरे शुरू से पूछो, डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा आर वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इनटू। तो हमने कहा था कि बॉडी के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी थी? v, और कितने टाइम में ये पहुंचा वहां पे p डैश पे? डेल्टा डी टाइम। तो क्या ये लिखना जायज है? अच्छा, क्या ये लिखना जायज है? कैसे लिखा? मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि उसी की बात करनी है। तो वेलोसिटी को मोमेंटम की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करें? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गया मोमेंटम बाय मास, राइट? तो डेल्टा आर की ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो आराम से। ये होगा, ठीक है? अच्छा, एक मिनट के लिए भूल जाओ कि यहां पे कोई वेक्टर नाम की चीज है या क्रॉस प्रोडक्ट नाम की कोई चीज है। तो अल्टीमेटली ये राइट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मल्टीप्लाइज को और डिवाइड्स को। आर मल्टीप्लाई हो रहा है पी से और डेल्टा टी से, डिवाइडेड बाय क्या है? 2m, यानी कि आर पी डेल्टा टी बाय 2m है और तो कुछ नहीं है। वो क्रॉस है, वेक्टर है, वो अलग बात है। तो ये सारी टर्म्स आपस में क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1/2 इंटू आर इंटू पी बाय एम इंटू डेल्टा टी, सारे मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये जो 2 और m है और डेल्टा टी है, ये स्केलर्स हैं, ऐसा मानते हो तुम? डेल्टा टी जो है वो p के साथ मल्टीप्लाई में है, m जो है वो p के साथ डिवाइड में है, 2 भी बाहर डिवाइड में है। तो क्या इन स्केलर्स को अलग कर सकता हूं यहां से? क्योंकि सब चीजें मल्टीप्लाई में, ऑर्डर तो तुम चेंज कर ही सकते हो। जब चीजें मल्टीप्लाई में होते हैं उनका ऑर्डर शिफ्ट कर सकते हो। और इवन तुम किस चीज का ऑर्डर शिफ्ट कर रहे हो? यहाँ पे जो चीज स्केलर है
जिसको ऑर्डर शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो ये होता कि r की जगह p वेक्टर लिखता, p की जगह r वेक्टर लिखता, फिर तो क्रॉस प्रोडक्ट, फिर तो एक नेगेटिव साइन आता साथ में, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। लेकिन ये तो स्केलर्स है ना बेचारे, 2m और डेल्टा t, इनके इधर उधर भागने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करो, 2 और m को इधर ले आओ, डेल्टा t को इधर ले आओ। तो क्या ये लिखना सही है? राइट, इधर क्या बच गया? r क्रॉस p क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन मिल गई, ट्वाइस ऑफ मास इनटू एरियल वेलोसिटी, 2 times of mass into aerial velocity। नीचे लिखोगे where delta A by delta T is called AREL, aerial velocity। What's the time? Okay, this will be all for today। अगली बार हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके केपलर का सेकंड लॉ प्रूव करेंगे, व्हिच सेज दैट कि एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब से मैं कहूंगा एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है किसी भी प्लैनेट के लिए? कब? जब बाहर से कोई भी टॉर्क ना लगता है।